आप पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, मेरे विधानसभा में ऐसे कितने लोग हैं जो आज विधायक के उम्मीदवार बनते हैं। 4 डिसमिल जमीन को 44 डिसमिल लिखवा लेने वाले लोग, गरीबों का आप बदवा लेने वाले लोग, आज उनके पास क्या है? तो चमचमाती हुई गाड़ी है, सोने का सिकड़ी है, 2 बॉक्सर है, जनता उसके पीछे दौड़ रही है सेल्फी लेना चाहती है। आपके आलोचक का कहना है कि पुलिस प्रशासन के साथ आपका साथ है, नेतागिरी से कितना पैसा कमा रहे हैं आज? आपने मंजू अग्रवाल से पैसा लिया, उसके बाद आपने समर्थन किया। वहां पर कोर्ट के परिसर में गोली चल जाना, एक पुलिसकर्मी का घायल हो जाना, या एक निर्दोष भोलू खां जो एक निर्दोष लड़का था उसका मर्डर हो जाना। आप ये मानते हैं कि हमजापुर की जो नए निवासी हैं, जो हमजापुर में आकर बस रहे हैं, वो इन सारे बुरे चीजों के लिए जिम्मेदार है? मैं कभी नहीं चाहता था मंजू अग्रवाल जी को राष्ट्रीय जनता दल मुदस्सिर इमाम का किसी नशा के चक्कर में मर्डर तक हो गया। बिना एक आदमी को ला दीजिए और बता दे कि बिना पैसा दिया हुआ कोई का भी काम हुआ, चाहे वो सीओ हो, बीडीओ हो, कर्मचारी हो, नीचे स्तर से एसडीओ हो, डीएसपी हो, डीएम हो, कोई ऐसे भी अधिकारी बिना पैसा के काम करते हैं। हत्या हुआ, आप किस तरीके से? भाजपा ना मुसलमानों की हमदर्द है ना हिंदुओं की हमदर्द जी। भाजपा अगर रियल में हमदर्द है तो अंबानियों आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड के जो लीडर थे, जो उसको लीड कर रहे थे, अध्यक्ष थे, उन्होंने सही तरीके से वक्फ बोर्ड का इस्तेमाल किया? मुसलमानों को अपने लोगों को बढ़ाने का काम करते हैं लोग, अपने रिश्तेदार को, परिवार को, भाई को ठेका दे देते हैं, बालू का ठेकेदार। हम लोग चाहते हैं कि शेरघाटी सबसे पहले जिला हो जाए। मुसलमान जिसको चाहेगा उसी को बिहार का मुख्यमंत्री बनना है, मुसलमान जिसको चाहेगा उसी को प्रधानमंत्री। ट्रम्प बोला नरेंद्र सिलेंडर, सिलेंडर हो गई। मोदी जी की तो बात अलग है, सिलेंडर पार्टी। तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द अनफिल्टर टॉक, जहां ना कोई स्क्रिप्ट होती है, ना कोई दिखावा और ना ही कोई फिल्टर। यहाँ होती है सिर्फ असली बातें असली लोगों के साथ। इस मंच पर हम मिलवाते हैं उन चेहरों को जिनके पीछे होती है अनसुनी कहानियां, अनसुलझे इल्जाम, गहरे विचार और आने वाले कल की मंशा। चाहे वो कोई भी हो, नेता, समाज सेवी या हो कोई आम इंसान, हम पूछते हैं हर वो सवाल जो सबके दिल में होते हैं, लेकिन पूछता कोई नहीं। द अनफिल्टर टॉक्स सच बोलता है, बिना डरे, बिना छुपे। तो आज हमारे नए पॉडकास्ट के पहले मेहमान, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, जिन्होंने अपने छोटे से गांव से अपने पूरे बिहार में एक अच्छा जान पहचान बनाया है, राजनीति कर उनका बड़ा ऊंचा है और राजद के कद्दावर नेता कहलाते हैं, हमजापुर के हमारे वसीम अकरम साहब। तो हम आज इनका अपने पॉडकास्ट में वेलकम करते हैं। तो वेलकम हमारे वसीम अकरम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम आए हैं अनफिल्टर टॉक से आपके पास। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सवाल करना चाहते हैं आपसे, लेकिन वो सवाल आपसे कर नहीं पाते हैं क्योंकि आप कनेक्ट नहीं हो पाते उनसे। तो आज हम आए हैं अपने पॉडकास्ट को लेकर कि जो लोगों के पास एक कुछ सवाल हैं जो आपके प्रति है, हम चाहते हैं कि वो आपसे पूछा जाए और आप उन सभी सवालों का जवाब हमारे लोगों तक, हमारे व्यूअर्स तक आप पहुंचाएं। तो उनमें से कुछ बातें हैं जो आपसे पूछी जाएगी। मैं आपसे पहला सवाल पूछना चाहता हूँ, आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आपके बचपन कहाँ गुजरे और आपने कहाँ तक पढ़ाई की? सबसे पहले कि मेरी पैदाइश मेरे गांव हमजापुर में हुई और बचपन भी यहीं बीता, जवानी भी यहीं बीता और अब लगता है कि पूरी ज़िंदगी यहीं बीतेगा इंशाल्लाह, अल्लाह से ही दुआ है। पढ़ाई हमने रंगलाल हाई स्कूल से किया है, मैट्रिक तक पढ़ाई किया है। मैट्रिक पास हैं हम, उसके आगे हम किसी कारण से नहीं पढ़ सके, इसका मलाल आज तक है ज़िंदगी में। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ऐसा लोग कहते हैं कि आप समाज सेवी और राजनीतिक बहुत बड़ा एक पहचान रखते हैं और आपका चेहरा है। तो उससे रिलेटेड एक सवाल है कि आप राजनीति में क्यों आए और इसकी शुरुआत कहाँ और कैसे और किसके साथ हुई? देखिए, राजनीति में हम 99 में आए, 1999 में पूर्ण रूप से राजनीतिक में आए। हम बहुत छोटे थे, आप लोग से भी बहुत छोटे, तब से ही समाज में रहने का, अच्छा कुछ करने का, लोगों का दुख दर्द बांटने की आदत थी। हमको किसी की तकलीफ देखी नहीं जाती, ये मेरे नेचर में है। ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मेरा दिल बहुत नरम और बहुत खूबसूरत बनाया है। हम चाहते हैं कि सारे लोग सुखी रहें, खुश रहें, कोई भी आपस में नफरत ना रहे, मिलजुल के मोहब्बत से रहें। 99 में हमको गया के बहुत बड़े नेता, बिहार के बहुत मशहूर नेता थे, कई अखबार के शेरघाटी, बोधगया विधानसभा होता था उसके एमएलए रहे, गया के सांसद रहे। डॉक्टर स्वर्गीय राजेश कुमार जी ने हमको राजनीति में लाया। उनके साथ हमारी राजनीतिक सफर चालू हुई। 99 में हम युवा राजद प्रखंड अध्यक्ष थे आमस के। उसके बाद 2000 में शकील साहब आए यहाँ चुनाव लड़ने के लिए।
शकील साहब के साथ बहुत काम किया हम लोगों ने, उनके साथ राजनीतिक सफर चालू रहा। उसके बाद से जो आज तक राष्ट्रीय जनता दल में है और आगे भी इंशाअल्लाह ताला रहेंगे। आपने अपने 26 साल, जैसे कि आपने बोला 26 साल से आप राजनीति में हैं पूर्ण रूप से। आपने अपने 26 साल के राजनीतिक करियर में कोई भी पंचायती चुनाव नहीं लड़ा। हम्म। क्या आपको अपने पंचायत की जनता पर भरोसा नहीं है, या आपको डर लगता है कि वो आपका समर्थन नहीं करेंगे? नहीं नहीं, कभी भी हमने अपने आप को पंचायत का नेता नहीं माना शुरू से। अब पंचायत चुनाव तो हम लड़ाते हैं, सारे लोग जानते हैं। मेरा ही लड़ाया हुआ कमरू अभी मुखिया है, कमरुद्दीन साहब जो है, मुनीरा खातून। कमरुद्दीन साहब को हमने प्रमुख भी बनाया, सारे लोग जानते जी, हैं। जी। मेरे ही यहाँ के जाकिर हुसैन साहब चुनाव लड़े, प्रमुख बने, उनको भी हम लोगों ने मदद किया। लड्डन खां प्रमुख हैं, उनको भी बनाने में मेरा रोल रहा। अभी जिला परिषद है संतन की पत्नी डॉक्टर संतन की, उसको भी हम लोगों ने बनाया। तो मेरा तो इतिहास रहा है मुखिया, प्रमुख, पंचायत समिति, सरपंच बनाने का। तो जो बनाता है वो क्या बनेगा, मेरे लोग बनते हैं। और हमने कभी नहीं ये बात सोचा कि हमको अपने लोग के खिलाफ लड़ना है। पंचायत में अपने लोग, घर ही के लोग लड़ रहे हैं। पंचायत में गांव के लोग, चाहे वो चुन्नू यादव हो मुखिया बने या अजय सिंह बने, कहीं ना कहीं मेरा समर्थन रहा, मेरा दुआ रहा, मेरा आशीर्वाद रहा। तो अपनों के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए, ये मेरा बराबर ये रहा। तो इसीलिए हम पंचायत चुनाव नहीं लड़े और आगे भी उम्मीद है कि हम नहीं लड़ेंगे। तो बहुत अच्छी बात है कि आप ऐसा सोचते हैं कि आपके पंचायत के लोग आपका एक परिवार का हिस्सा है, और आप सामाजिक काम बहुत किए हैं, ऐसा बिल्कुल लोग कहते हैं और देखा जाता है हमेशा कि हर एक सामाजिक काम में आप आगे रहते हैं। तो आपने किसको अपना आइडल माना, और सबसे पहला सामाजिक काम क्या किया, और उसमें सबसे बड़ी चुनौतियाँ आपको क्या है? ऐसे लोग आपके जीवन के बारे में भी जानना चाहते हैं। लोग इंटरेस्टेड हैं कि वसीम साहब इतना सामाजिक काम करते हैं, इतनी हिम्मत और जोश के साथ, तो कैसे करते हैं? किसको आइडल मानते हैं? देखिए, मेरे आइडियल तो मेरे नबी है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी। उन्हीं को हम आइडियल मानते हैं। उनके सिवा हम किसी को अपना आइडियल नहीं मानते। उनका ही बताया हुआ जो रास्ता है, उसी रास्ते पे चलने का हम काम करते वो हैं। आप राजनीतिक में भी यूज करते हैं? सब कुछ उन्हीं का बताया, उनकी सीरत को अगर आप अपना लीजिएगा जी। तो जरूर इंशाल्लाह कामयाब होइएगा। हुजूर पाक ने जो अच्छी बात बताई है, सारे लोगों को, जो इंसानों को बताया, सारे इंसान को, पूरी दुनिया के जितने भी इंसान हैं, हम उनसे अपील करते हैं आपके मंच के माध्यम से कि अपना आइडियल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानिए, उनके बताए हुए रास्ते पे चलिए, आप बिल्कुल कामयाबी की तरफ बढ़िएगा। और वो इंसान नाकाम हो ही नहीं सकता जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चले। हम उन्हीं को अपना आइडियल मानते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छा काम कर लें। तो इसमें चुनौती, आपने सबसे बड़ी चुनौती किसको पाई कि आपने सामाजिक काम किया, शुरुआत की? इसमें सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लगा? चुनौती, देखिए, अच्छा काम करने वालों को चुनौती, आलोचना होती है, हम बहुत खुश होते हैं। अगर आपसे कोई जलने वाला ना हो जी। तो आप नाकाम है। हमसे कुछ लोग जलते हैं या आलोचना करते हैं, तो हमको इस बात की खुशी होती है, लगता है कि कुछ हम अच्छा कर रहे हैं। तो जरूरी है। हाँ, जरूरी है। फिर आप माने सारे लोग आपसे खुश कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल। ये तो नामुमकिन है। एक घर चलाने वाला पूरी फैमिली को खुश रख ही नहीं सकता। हम लोग तो समाज में रहते हैं, कुछ को अच्छा लगता है, कुछ को बुरा लगता है, लेकिन इसका परवाह नहीं करना चाहिए। आप अगर सच्चाई के रास्ते पे हैं, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, तो आपको अल्लाह की भी मदद होगी और आप आगे बढ़ते रहिएगा। सिरघाटी विधानसभा से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ने की चर्चा है आपके बारे में, आप इस पे क्या राय रखते हैं? देखिए, सारे राजनीति करने वाले जितने भी लोग हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि हम चुनाव लड़ें, चुनाव लड़के कुछ पद पे जाएं और लोगों की खिदमत कर सके, काम कर सके, विकास कर सके। हम लोग अभी एक आम कार्यकर्ता है, मेरे पास कोई पावर नहीं है जो काम कर सके। तो मेरी भी ख्वाहिश है कि हम चुनाव लड़ें, और जाहिर सी बात है कि हम राष्ट्रीय जनता दल में हैं, बहुत मजबूती से हैं। तो हम चाहते हैं कि राजद हमको उम्मीदवार बनाए, हम चुनाव लड़ें। क्या आपको ये उम्मीद है कि वर्तमान सिटिंग विधायक, वो भी आपकी ही पार्टी राजद से है, तो पार्टी उसको टिकट ना देकर आप पर भरोसा करेगी? आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल कर सकती है। पार्टी में वो भी विधायक हैं हमारी, मंजू अग्रवाल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको पार्टी ने, पहले दूसरे पार्टी में थी, 5 साल से मेरे पार्टी में आई, टिकट मिला उनको,
उसके बाद एमएलए बनी, 5 साल काम भी किया। अगर मंजू जी, पार्टी तो मेरी लोकतांत्रिक पार्टी है ना, पार्टी सबको मौका देती है। और मेरी उम्मीदवारी इसलिए भी मजबूत है कि शेरघाटी में मुसलमानों का वोट बहुत अच्छा खासा है। और मेरे पार्टी का जो समीकरण है, एम वाई समीकरण, और सारे दलित, पिछड़े, अगड़े, और हम लोग तो हर जात में पॉपुलर है, हर जात को लेके काम किया है। मेरा एक ऐसा चेहरा है शेरघाटी में, हमने कभी किसी को जात और धर्म देख के काम नहीं किया। मेरी जो औकात है, हमसे जो भी बन सकता है, जो लोग मेरे पास आए, उनका काम करने का हमने कोशिश किया है। तो हम उम्मीद रखते हैं अगर नेता को मेरे ऊपर विश्वास होगा और पार्टी चाहेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। पिछले चुनाव में आपको याद होगा, आपने तो कहा कि आपके नेता आप पे भरोसा करेंगे, लेकिन पिछले चुनाव में आपको याद होगा कि टिकट मंजू अग्रवाल जी को मिला था और आपने पार्टी मुख्यालय में भगत यादव और कुछ कार्यकर्ताओं के साथ मंजू अग्रवाल का विरोध किया था। उसी के अगले पल फिर एक वीडियो आता है, जिसमें आपने मंजू अग्रवाल के समर्थन में लोगों से, समाज से वोट माँगा था। तो ऐसा आपके आलोचक कहते हैं कि आपने मंजू अग्रवाल से पैसा लिया, उसके बाद आपने समर्थन किया। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, सबसे पहली बात है कि मंजू अग्रवाल जी को जब टिकट मिला, मैं कभी नहीं चाहता था मंजू अग्रवाल जी को राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार बनाए। उनका विचारधारा, उनका सोच, उनका काम करने का तरीका सब अलग है। मेरा राष्ट्रीय जनता दल का तरीका अलग है। जी। लेकिन माननीय नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी और पार्टी का फैसला हुआ। हमने विरोध किया था कि इनको उम्मीदवार नहीं बनाया जाए, लेकिन हम लोग पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। जब गार्जियन का फैसला हो गया, जब पार्टी का फैसला हो गया, तो हम फिर उस फैसले को सलाम किया, उस फैसले को एक्सेप्ट किया और हमने मंजू अग्रवाल जी को बहुत मजबूती से मदद किया। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम ना होते तो शायद वो चुनाव नहीं जीतती। उनको जिताने में मेरा बहुत बड़ा रोल रहा। ये सारे शेरघाटी विधानसभा के लोग जानते हैं और मेरे पार्टी के नेता भी इस चीज को जानते हैं। हमको लालू जी ने फोन करके बोला कि वसीम, विधायक नहीं सरकार चाहिए, इसलिए सरकार बनाना है, तुम विधायक बना के दो। तो हमने अपने नेता का बात नहीं उठाया। लालू जी हमको 2-3 बार फोन किए, उसके बाद हम उनको मंजू जी को मदद किया। रही बात पैसा की, दुनिया में आज तक कोई ऐसा आदमी पैदा नहीं हुआ है जो वसीम अकरम को पैसा से खरीद सके। मेरा एक लंबा इतिहास है। एक अरबपति की लड़ाई थी गया में, हम उसको खुल के नहीं बोलना चाहते, इशारे में बोलना चाहते। 2005 की बात है, जी। बहुत बड़ा हत्याकांड था, उसमें मुख्य गवाह थे हम। बहुत पैसा का ऑफर आया, उसके बाद गुंडा लोग जान मारने के लिए सुपारी लिया, वगैरह लिया। तो वसीम अकरम को ना कोई खरीद सकता है, ना कोई डरा सकता है, ना कोई झुका सकता है। ये मेरी पहचान है, ये मेरे नेचर में है। और मंजू जी तो गरीब घर की महिला थी, आज भी बहुत पैसे वाली वो महिला नहीं है जो सच्चाई है। हमको पैसा कौन दे सकता है? हम लोग बिकने वाले लोग नहीं है, हम लोग विचारधारा, भाजपा को हराने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इस मुल्क को भाजपा से खतरा है। जब से भाजपा आई है, मेरे मुल्क का हालात देख लीजिए, कहां से कहां पहुंच गया, भाईचारा कहां से कहां पहुंच गया। सिर्फ हिंदू मुसलमान, सिर्फ नफरत, सिर्फ मंदिर मस्जिद, इसके अलावा तो और कुछ है नहीं। इसलिए भाजपा को हराने के लिए हम लोगों ने मंजू अग्रवाल जी का समर्थन किया और जिताया भी, और चला भी ठीक। शेरघाटी विधानसभा, जहां से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, वहां की सबसे बड़ी समस्या क्या है? शेरघाटी विधानसभा की बहुत सारी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या शेरघाटी विधानसभा की जो है, हम लोग चाहते हैं कि शेरघाटी सबसे पहले जिला हो जाए। कई कई लोगों का ये सवाल है। हाँ, सबसे पहले जिला हो जाए, और अगर हमारे जैसे लोग आ गए जी। तो मैं तो वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला हम जिला बना देंगे। इसके बीच में हम आपको थोड़ा रोकना चाहेंगे। पिछली बार आपको याद होगा कि आपके माननीय नेता श्री तेजस्वी यादव शेरघाटी आए थे और उन्होंने कहा था कि अगर हमारी विधायिका होती है यहाँ, अगर आप हमें हमारे विधायक को जिताकर भेजते हैं विधानसभा, बिल्कुल आपको याद होगा क्योंकि आपको उनके बगल में देखा गया था स्टेज पर। तो उन्होंने कहा था कि शेरघाटी को जिला बनाने के लिए हम पुरजोर कोशिश करके उसको बनाएँगे। 9 महीने की सरकार गठबंधन में माननीय नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी के साथ रही। तो क्या वो 9 महीना काफ़ी नहीं था शेरघाटी को जिला बनाने के लिए?
ऐसा आप कहेंगे कि हमारी सरकार नहीं है? ना सवाल का जवाब ये है कि जब विनोद जी पहली बार चुनाव लड़ रहे थे 2010 में, यहाँ के एमएलए हुए थे, उस टाइम नीतीश कुमार जी ने वादा किया था जी कि आप हमको विधायक दीजिए, हम आपको जिला देंगे। फिर लोकसभा चुनाव में विजय मांझी जब जेडीयू के उम्मीदवार हुए, तो फिर नीतीश कुमार जी ने फिर दोहराया कि शेरघाटी वासियों, आप हमको लोकसभा में विजय मांझी को जिताइए, जेडीयू को जिताइए, हम आपको जिला देंगे। माननीय नेता तेजस्वी यादव जी ने अगर कहा, तो तेजस्वी जी सरकार के पार्टनर थे। हम लोग फ्रंट सीट पे थोड़े थे, हम लोग फ्रंट सीट पे नहीं थे। तेजस्वी जी जिस दिन मुख्यमंत्री बने, हमको पूरी उम्मीद है, हम एमएलए बने या ना बने, मेरी सरकार बनेगी तो इंशाल्लाह शेरघाटी जिला बनेगा। इसके लिए हम लोग बहुत प्रयास करेंगे। हमको पूरी उम्मीद है कि तेजस्वी यादव का सोच ही अलग है, नया करना चाहते हैं, तो शेरघाटी जिला बनेगा। तो मतलब ऐसा माना जा सकता है कि बिहार में भी और शेरघाटी में भी राजनीतिक दल अपना-अपना जुमले की सरकार और जुमलेबाज़ी किया करते हैं। तो चलिए ये बेहतर है, वैसे समस्या जो शेरघाटी की जिसको आप सबसे बड़ी मानते हैं, वो क्या है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या शेरघाटी में जितना विकास होना चाहिए, उतना विकास नहीं हुआ। शेरघाटी में आज भी जोर से हवा चलती है, आंधी आ जाती है तो 2-2 दिन लाइन कट जाता है, जी, बिजली गुल हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या आज भी बिजली की है। दूसरी की शेरघाटी में 10 साल विनोद यादव जी रहे विधायक, मंजू जी भी हैं। एक टाउन हॉल नहीं है शेरघाटी में, जो शेरघाटी में एक बड़ी मीटिंग किया जाए या कुछ भी। जी जी अभी तक तो नीतीश कुमार जी ने, हमको लगता है कि शेरघाटी में जितना काम होना चाहिए था, उतना काम हुआ नहीं है। अभी भी जाके शेरघाटी के, खुद हम नगर परिषद ही की बात करते हैं, आप जाके देख लो शेरघाटी नगर परिषद, शेरघाटी नरक परिषद है। कहाँ पे सफाई है? आप चले जाइए हटिया मोहल्ला को देख लीजिए, आप शुमाली मोहल्ला की गलियां को देख लीजिए, किसी का कोई ध्यान नहीं। सलम बस्ती जितना है वही हाल है, और खास के अल्पसंख्यकों के गांव का तो विकास होता नहीं है, ये मैं जरूर कहता हूँ। और सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक का वोट लेते हैं लोग, और उनका काम नहीं करते हैं। आप जाके देख लीजिए अल्पसंख्यक का गांव को, पूरे विधानसभा में 10 साल विनोद जी रहे, कुछ नहीं किया। अपने लोगों को बढ़ाने का काम करते हैं लोग, अपने रिश्तेदार को, परिवार को, भाई को ठेका दे देते हैं, बालू का ठेकेदार बना देते हैं, लेकिन आम जनता का कहाँ कुछ। अरबोपति लोग कैसे हो जाते हैं एमएलए? जी उनको एक गाड़ी पे चलने की औकात ना होती है, एमएलए बनते हैं और अरबों रुपए के मालिक हो जाते हैं। कैसे होते हैं वो? कहाँ से लाते हैं? तो ये सब तो जनता को सोचना चाहिए। क्या आपको अगर शेरघाटी के लोग भरोसा करके विधानसभा भेजती है, तो आप भी यही उम्मीद रखते हैं कि आप भी अरबपति हो जाएँ? हम तो आज खुद अरबपति हैं, कल होने की क्या जरूरत है? अल्लाह ताला ने हमको अरबपति बनाया है, हम मन से अरबपति हैं। कोई धन से अरबपति होता है, कोई अरबों रुपया का मालिक है, आप उसके पास जाइए, वो 10 रुपया नहीं देगा। अब कोई 10 रुपया का मालिक है, उसके पास जाइए 10 रुपया दे देगा। तो हम तो उसी 10 रुपया वाले में से लोग हैं, हम उसी को बड़ा मानते हैं। हमको अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है, हम उसका शुक्र अदा करते हैं। मन से हम धनवान हैं, बहुत धनवान है। मेरा मन धनी है तो सब धनी है। इसी पर हम एक सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। आप नेतागिरी से कितना पैसा कमा रहे हैं आज? नेता एक सेकंड, एक सवाल और इसमें जोड़ेंगे। आपकी इनकम का सबसे बड़ा जरिया क्या है? देखिए, हम लोग बिजनेसमैन लोग भी हैं। जी आप लोग जानते हैं कि हम बच्चे से बिजनेस कर रहे हैं। मेरे यहाँ व्यापार है, मेरे पिताजी भी, मेरे जो वालिद मोहतरम हैं, मेरे भाई हैं, जी हम लोग बिजनेसमैन हैं। नेतागिरी से पैसा कैसे कमाया जाता है, ये तो हमको समझ में ना आता है। ये आपका सवाल हो कि नेतागिरी में आपने पैसा कितना खर्च किया तो अच्छा लगे। हम तो देने वाले लोग हैं, खर्च करने वाले लोग हैं। मेरा एक इतिहास है, एक आदमी को कोई ला के खड़ा कर दे, हम अपने राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लेंगे। कि वसीम अकरम ने कभी किसी का पैरवी किया हो तो 10 पैसा लिया हो, या अपने गाड़ी में तेल भरवाया हो। जी हम अपने संसाधन से, अपने खर्च से, अपने गाड़ी लेके जाके लोगों का मदद करते हैं। चाहे उनका थाना में पैरवी हो, डॉक्टर कन ले जाना हो,
कोर्ट में जाना हो या उनको जो भी जरूरत हमसे पड़ा हो, तो हम तो कभी जिंदगी में किसी से 1 रुपया नहीं लिया। और हमको इस बात का फक्र है, बोलते हुए होता है कि कोई कह नहीं सकता, कोई माय का लाल है तो ला के खड़ा कर दीजिए। आपके चैनल के माध्यम से हम कहते हैं कि वसीम अकरम ने कभी किसी का 10 रुपया लेके पैरवी किया हो, नाम पूछ के पैरवी किया हो, जात पूछ के पैरवी किया हो, धर्म देख के पैरवी किया हो, ये तो मेरे नेचर ही में नहीं है। राजनीति में हमने पैसा खर्च किया है, पैसा कमाया नहीं है। सरघाटी विधानसभा की जनता पर भरोसा क्यों करे? भरोसा हम पे तो कर नहीं करे, चूंकि हम उनके हैं, हम उनके भाई हैं, उनके बेटा हैं, उनके परिवार हैं। तो एक परिवार पे भरोसा ना किया जाए तो किस पे किया जाए? मुझ पे इसलिए भरोसा किया जाए कि हम जमीन से जुड़े लोग हैं, हम कार्यकर्ता का भी दर्द जानते हैं, हम गरीबों का भी दर्द जानते हैं, हम बेसहारों का सहारा बनना चाहते हैं, हम अंधों की लाठी बनना चाहते हैं, बेजुबानों का जुबान बनना चाहते हैं। एक बार हम पे भरोसा, अल्लाह ने अगर हमको टिकट दिया, पार्टी ने हमको मदद किया, टिकट दिया, और शेरघाटी की जनता ने अगर एक बार हमको मौका दिया, तो हमको लगता है कि फिर किसी और को मौका नहीं मिलेगा। एक बार अगर हमको मौका मिल जाए तो हम इतना लोगों के बीच में काम करेंगे, हर का दर्द बांटेंगे, हर की तकलीफ को दूर करने की कोशिश करेंगे, और खुद जब काम कीजिएगा तो लोग आपको प्यार करेगा, ये हम जानते हैं। घाटी में ऐसे कहा जाता है, जैसे अभी आपने तुरंत ही कहा कि मुसलमानों को टिकट देना चाहिए पार्टियों को, चाहे आपकी पार्टी हो, चाहे राजनीतिक कोई भी दल हो बिहार की, क्योंकि शेरघाटी विधानसभा में मुसलमानों का अच्छा वोट है, आपने ऐसा कहा। तो क्या आप ये नहीं मानते हैं कि यादवों का भी अच्छा वोट है? क्योंकि और भी जातियां वो कहती हैं, पिछड़ों का भी अच्छा वोट है, दलितों का भी अच्छा वोट है, और वैश्य समाज का भी अच्छा वोट है। ऐसे-ऐसे अलग-अलग समाज और जातियां कहती हैं कि शेरघाटी विधानसभा में हमारा अच्छा वोट है। तो क्या लगता है कि आपको आप पर भरोसा ना कर कर, उन पर भरोसा ना कर कर आप पर भरोसा करेगी पार्टी और जनता? देखिए, मेरी पार्टी यादव मुसलमान की बात नहीं है, और वोट तो सबका है, और कोई एक वोट से कोई चुनाव नहीं जीत सकता, चाहे उनका जितना वोट हो। जमायत से चुनाव जीता जाता है। जी। मेरी जमायत जो है, मेरा सर्किल जो है, मेरा ताल्लुकात जो है, सारे धर्म के लोगों के बीच में है, सारे जात के लोगों के बीच में। हम अपना व्यक्तिगत बोल रहे हैं। मेरी पार्टी जो है A to Z की पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल में एक ऐसा हिंदुस्तान की पार्टी है जिसमें हिंदुस्तान में जितने जातियां आती हैं, सारे लोग मेरे राष्ट्रीय जनता दल में पोस्ट पर हैं, पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, MP हैं। तो हम लोग सारे लोगों को लेके चलने की बात करते हैं। मुसलमान को गया जिला में एक टिकट मिलना चाहिए, उसमें शेरघाटी सबसे ज्यादा वोट है शेरघाटी में, इसलिए हम लोग शेरघाटी से मांग करते हैं कि हम लोगों की आबादी यहाँ ठीक ठाक है, और हम लोग वफादारी से पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को अगर कोई मजबूती से वोट देता है तो वो मुसलमान देता है। तो हम लोग अपना वफादारी से वोट देते हैं, तो हमको टिकट भी चाहिए, हमको चुनाव लड़ना भी चाहिए। जब तक हम MLA ना होंगे तब तक हम कैसे अपने लोगों की समस्या का निदान करेंगे? एक राजनीतिक आदमी होने से समस्या का निदान नहीं होता। जब तक आपको पावर नहीं हो, आप कोई जगह ना हो, तो इसलिए अपने लोगों का काम करने के लिए अपने लोगों का नुमाइंदा होना जरूरी है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को गया जिला में एक टिकट देना चाहिए, और उसमें शेरघाटी सबसे अच्छी सीट है। यहाँ हम लोग का भाईचारा है, हम लोग मिलजुल के चुनाव जीतेंगे। जैसे वसीम साहब की आप युवाओं के चहेते हैं, युवा नेता माने जाते हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि पार्टियां और आप खुद भी अभी भी जाति पर वोट मांगते हैं और जाति पर सीट मांगते हैं? आपको ऐसा लगता है कि आप और आपकी पार्टियां ऐसे कर रही है कि जाति वोट मांग रही है बिहार में अभी भी? आप सबसे पहले समझ लीजिए कि मेरी पार्टी का नारा है कि A to Z की पार्टी है। जी। A to Z जात की पार्टी है। मेरे पार्टी में सिख भी हैं, मेरे पार्टी में ईसाई भी हैं, मेरे पार्टी में राजपूत भी हैं, मेरे पार्टी में ब्राह्मण भी हैं, मेरे पार्टी में राजपूत सांसद हैं, कुशवाहा भी हैं, मांझी भी हैं, रविदास भी हैं, पासवान भी हैं, मुसलमान में जितने लोग हैं मुसलमान भी हैं। तो हम ही तो सब, मेरी ये पार्टी तो सारे लोगों को लेकर चलने की बात करती है। तो जाति से ऊपर उठ करके आप वोट कभी नहीं मांगेंगे? डेवलपमेंट पे, शिक्षा पर, विकास पर, स्वास्थ्य पर, इन सब पर आप क्या तो विचार हैं? तेजस्वी जी का विजन है शिक्षा,
स्वास्थ्य, दवाई, पढ़ाई, सुनवाई की सरकार मेरा नारा है। हम लोगों की पार्टी का नारा है, गरीबों को दवाई मुफ्त मिले, पढ़ाई मुफ्त मिले, सुनवाई हो, 200 यूनिट बिजली फ्री। लगता है कि बिजली बिल फिर लगेगा पैसा? पूरे बिहार को पूरे बिहार में घोषणा पत्र है मेरा। घोषणा किया पार्टी ने? हाँ, पार्टी ने घोषणा किया है। मैनिफेस्टो रिलीज किया। हाँ, माई बहन मान योजना, 2500 रुपया हर महिला को। आपके घर में 5 महिला है तो पांचों को 2500 रुपया मिलेगा। वृद्धा पेंशन 1500 रुपया मिलेगा। विधवा पेंशन 1500 रुपया मिलेगा, 400 से करके। गैस सिलेंडर 500 रुपये मिलेगा, महंगाई कम करने के लिए। चूंकि राजद की सरकार गरीबों की सरकार, हम गरीबों की बात करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के नेता हैं। तो ये तो हम लोगों का, पढ़िए आप लोग, समझिए इसको। हम लोग तो घोषणा किए हुए तो ये जो घोषणा है, तो सरकार आने के बाद, आने से पहले बहुत सारी ऐसे मैनिफेस्टोज देती है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन आज तक धरातल पर सरकार हो जाने के बाद कोई सरकार नहीं करती है, चाहे हम आपकी पार्टी की कहें, चाहे आपकी विरोधी दल की कहें। देखिए, सबसे तो पहले कि आपने अच्छी बात बोला है। अब क्या कीजिएगा, अब सरकार के लोग घोषणा करके मुकर जाते हैं। जी, मेरी सरकार तो 20 साल से सत्ता से 20 साल से हम लोगों ने सत्ता नहीं देखा। हम जब से पॉलिटिक्स में आए तो हम विपक्ष में ही राजनीति किया है, आज तक हमने सत्ता नहीं देखा। वादा करके मुकर जाना भाजपाइयों का काम। आप ठीक बोल रहे हैं। उन्होंने घोषणा किया था कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, जी, बेरोजगारी दूर करेंगे, देश में बहुत सारा घोषणा उनका था। ये घोषणा उन्होंने नहीं की, पूरा किया। लोगों का तो विश्वास उठा है, लेकिन हम लोगों की सरकार झारखंड में है, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और जेएमएम का, उन लोगों ने करके दिखाया है। इसलिए जनता उनको दोबारा रिपीट किया। हम लोगों ने भी इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। सरकार तेजस्वी जी की आएगी तो। और तेजस्वी जी ने घोषणा किया था 2020 के इसमें कि हम लोगों को नौकरी देंगे। जब डिप्टी सीएम बने, नीतीश जी के साथ सरकार चला रहे थे, तो पूरा बिहार, पूरा देश जान रहा है कि तेजस्वी जी ने कितने लोगों को गांधी मैदान में बुला बुला के नौकरियां दी। ये बात, लेकिन आप अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार कहते हैं कि वो जुमला था, हकीकत में नौकरी हमने बांटी और हमने दी। ऐसा नीतीश तो कुमार उनको का जब बयान है। उसका जवाब है, लेकिन नीतीश जी ने नौकरी बांटा, नौकरी दिया, तो पहले काहे नहीं दिया? तेजस्वी जी आए तब क्यों दिया? नीतीश जी तो आज मुख्यमंत्री नहीं बने, 2005 से मुख्यमंत्री हैं, तो कभी नहीं दिया। तेजस्वी जी आए तो नीतीश जी थके हारे मुख्यमंत्री। आप कह रहे हैं कि आप जब से राजनीति में आए हैं, राजद से जुड़े हैं, ये आप विपक्ष में हैं। क्या ये सच है कि राजद ने जब तक राज किया बिहार पे, गुंडा राज रहा? क्या उस समय चुप हुई है? जंगल राज रहा? क्या चारा घोटाला पे आप कुछ बोलिएगा? क्या बिहार उस समय और तरक्की कर सकता था? आज बिहार कुछ अलग स्थिति में रहता? आप क्या मानते हैं? देखिए, आपको बता दे रहे हैं कि गरीब की जो बात करेगा उसको गुंडा राज बोला जाएगा। लालू यादव ने मानवता का विकास किया है, गरीबों को जगाया है। तो गरीब जब हाथ मांगे लगेगा तो उसको गुंडा राज बोल दीजिएगा। चारा घोटाला, अरे यार, कितने का है घोटाला वो? उससे 1000 गुना बड़ा बड़ा घोटाला करके लोग बैठे हैं और उनपे कोई ऐसा उंगली नहीं उठ रहा है। और लालू जी सिर्फ बीजेपी से लड़ते हैं, क्योंकि लालू जी के जमाने में एडवाणी जी थे, उन्होंने एडवाणी जी को चलने नहीं दिया। जी, तो लालू जी बीजेपी से लड़ते हैं। आज अगर लालू जी बीजेपी से समझौता कर ले तो क्या लगता है चारा घोटाला कोई केस रहेगा? कोई केस। लालू जी से अच्छा इस देश में आज तक आजादी के बाद कोई रेल मंत्री हुआ क्या? कभी उसका कोई चर्चा नहीं करता। कोई रेल मंत्री लालू जी से अच्छा, बेहतर काम करने वाला आजादी के बाद इस मुल्क में नहीं हुआ। आज रेलवे कितने घाटा में है, कितने घाटा में है? आप नौजवान लोग हैं, समझिए इस चीज को। रेलवे कितने घाटा में है। रेलवे का वो हाल है, जो प्लेटफॉर्म टिकट 2 रुपया में मिलता था, अब पता है कितने में मिलता है? पता कीजिए 2 रुपया से कहां चला गया। रेलवे नुकसान में है। लालू जी के राज में रेलवे मुनाफा किया,
चमत्कार हुआ, उस नेता को चारा घोटाला। बिहार में इतना बड़ा बड़ा घोटाला, सृजन घोटाला पता है आप लोगों को? जी घोटाला, एस्टीमेट घोटाला पता है? जो काम 5 लाख रुपए में होता है, बिहार में उसकी एस्टीमेट 50 लाख रुपया बनाया जाता है। जो 5 लाख में होगा उसका 50 लाख रुपया, इससे बड़ा घोटाला क्या होगा? आप देख लीजिए। लालू जी ने, हम तो कहते हैं कि गांधी आंबेडकर के बाद इस देश में अगर कोई नेता पैदा हुआ तो उसका नाम आदरणीय लालू प्रसाद यादव, जिसने गरीबों को आवाज दिया, जिसने पिछड़ों को आवाज दिया, जिसने अकलियतों को आवाज दिया, जिसने आज वसीम अकरम जैसे लोग को नेता बनाने का काम किया। लालू जी का कोई मुकाबला करने का? आप ये मानते हैं कि आपकी सरकार आएगी तो आपका चारा घोटाला, वो जो केस है जिसको आप गलत मानते हैं, वो खत्म हो जाएगा? केस तो ऐसे भी खत्म हो गया, सरकार से केस थोड़े खत्म होता है, केस तो कोर्ट से खत्म होता है, केस तो ऐसे भी खत्म है। अब जबरदस्ती उनको घोटाला बोली। मतलब आपको ये लगता है? हमको क्या, पूरे बिहार की जनता को, पूरे देश की जनता लालू जी को घोटालेबाज नहीं मानती, लालू जी को अपना नायक मानती। नीतीश कुमार को आप किस रूप में देखते हैं? आपकी नजर में भी पलटू है? पूरे दुनिया के नजर में पलटू है, हम दुनिया से अलग थोड़े हैं। आपकी पार्टी ने गठबंधन किया था? बिल्कुल किया था, फिर हमको छोड़ के चले गए। फिर आपको उस वक्त क्या लगा था कि आपके साथ क्या था? आपको आभास था कि वो ऐसा करेंगे? ऐसा कभी ना लगता था, ऐसा लगता तो कभी ना होता। ये नीतीश जी बड़े लोग हैं, हम लोग बहुत छोटे आदमी हैं, उनके बारे में हम लोग क्या बोले। क्या मुस्लिमों को यहाँ पार्टियां अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं? ये तो मुस्लिम को सोचने की जरूरत है, हम इस्तेमाल क्यों होते हैं? हमको तो हर कोई चाहेगा इस्तेमाल करना, हम इस्तेमाल हो जाए। कमी तो अपने में है, अपनी कमी को दूर करनी चाहिए। मुत्तहिद रहिए, पॉलिटिकल रहिए और सियासत को समझिए, तब आगे बढ़िएगा। तमाम पार्टियां बिहार की मुसलमान, अल्पसंख्यक करती है। सारे लोग मुसलमानों का फायदा उठाते हैं और जब टिकट देने की बात आती है तो सारे लोग ऐसे घबराते और डरते हैं कि जैसे वो गलत काम कर रहे हैं। तो आपकी पार्टी, आपके लगभग 20 साल से हमें ऐसी खबर है कि मगध से डिमांड हमेशा किया जाता है कि 3-4 टिकट मुसलमानों को दिया जाना चाहिए, राजद को दिया जाना चाहिए, राजद को। तो राजद भी क्यों इस बात से डरती है कि मुसलमानों को टिकट ना दे? राजद ही एक ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों को बड़े पैमाने पर टिकट देती है। आज भी, अब तो सोशल मीडिया, नेट का, गूगल का जमाना है, आप सर्च कर लीजिए, आप देख लीजिए। आज भी मेरे पार्टी में बिहार में जेडीयू के एक एमएलए मुसलमान नहीं। जमा भाई जीते थे बहुजन समाज पार्टी से, उनको पार्टी ज्वाइन करा के मंत्री बने। अच्छा, इसी में एक सवाल जोड़ना चाहेंगे, बिहार की राजनीति में मुस्लिम वोट क्या महत्वपूर्ण लगता है? बिहार की ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की राजनीति मुस्लिम वोट महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। मुसलमान जिसको चाहेगा उसी को बिहार का मुख्यमंत्री बनना है, मुसलमान जिसको चाहेगा उसी को प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन मुसलमान को चाहना होगा। तो आपकी पार्टी क्यों टिकट देने से डरती? कहाँ ना दे रही टिकट? आप इस बार कितने टिकट देना चाहते हैं? आपकी कितने पार्टी सीटिंग में? मेरा 18% वोट है। 18% के हिसाब से जितना मेरा टिकट होता है, उससे एक टिकट कम मिलेगा तो आप हमको बोलिएगा, उससे टिकट ज्यादा मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। अगले विधानसभा में भी हमको बराबरी से टिकट मिला। आप लोगों को गया में टिकट नहीं मिला, हम गया की बात करते हैं। मगध में, बगल में निहाल साहब यहाँ से विधायक हैं, रफीगंज से, औरंगाबाद जिला में आता है, मेरा बगल गिर है वो। बगल में नवादा गोविंदपुर है, कामरान साहब हैं वहां से एमएलए, राष्ट्रीय जनता दल के दोनों में दोनों प्रत्याशी बने या दोनों एमएलए हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल, देखिए, जब नीतीश जी से हमारे पार्टी का समझौता हुआ, हम लोग जब सरकार में आए, तो कितने लोग बिहार में मंत्री नजर आ रहे थे? राष्ट्रीय जनता दल से 4-5 मुसलमान मंत्री थे। एक तबका लगा हुआ है, एक ग्रुप है कि मुसलमान के यूथ को, मुसलमान के जो नए वोटर्स हैं, नौजवान हैं, उनको राजद के बारे में गलत मैसेज दो। हम दावे के साथ कहते हैं कि जितना भी मुसलमानों का इशू है इस देश में, जब से राष्ट्रीय जनता दल का उदय हुआ, जब से स्थापना हुई है, तब से लेके आज तक मुसलमान के हर इशू पे राष्ट्रीय जनता दल खड़ा है और आने वाले दिन में भी खड़ा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। चाहे वो एनआरसी हो, वक्फ बिल हो, 3 तलाक हो, सीए हो, हर जगह पे। और एक बात और बता दे,
कि जितना भी मुसलमान विरोधी बिल है उस तमाम बिल का समर्थन में नीतीश कुमार खड़े रहे हैं। जितना भी मुसलमान को नरेंद्र मोदी जी ने जलील करने का बिल लाया है, टारगेट करने का बिल लाया है, सारे बिल का समर्थन नीतीश कुमार जी की पार्टी जेडीयू और नीतीश कुमार जी ने किया और सारे का विरोध लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव जी ने किया। तो हर इशू पे तो आपके साथ राष्ट्रीय जनता दल है। हम बोला कि एक आरएसएस के लोगों का एक प्लान है कि कुछ मुसलमान युवाओं को, जो नए वोटर हैं, जिनका पहले बार वोट में सोशल मीडिया के माध्यम से टिकट नहीं मिलता है, तो ऐसे है तो वैसे है करके बरगलाने का काम है। आपकी सरकार राष्ट्रीय जनता दल की सरकार होगी। आप अपनी बराबरी के हक की बात कीजिएगा। आप मुत्तहिद होके बिहार में इस बार हम तो अपील करते हैं भाई कि राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन को मौका दीजिए और बिहार में परिवर्तन कीजिए। विधानसभा में वक्फ को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। आपके दल, आपके नेता विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, तो ऐसा आपको नहीं लगता है कि उनको भी विधानसभा में एक चर्चा करनी चाहिए कि वक्फ बिल अपने प्रदेश में ना लागू हो? ये बिल्कुल चर्चा होगी। जब से वक्फ बिल लागू ये हुआ, विधानसभा चालू हुआ है, आपको उम्मीद है कि वो बिल्कुल होगा। और हमको तो याद आ रहा है कि इसके पे चर्चा भी हुआ है, इसके पे मेरे नेता ने आवाज भी उठाया है। मेरे नेता जब धरना दे रहे हैं, जो हम लोगों को 29 तारीख को हमारे शरिया ने ऐलान किया है, मेरी पार्टी ने, हम कल गए हुए थे पटना, हमको निर्देश मिला है कि आप अपने मैंने हम लोग जितने राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं सारे लोग वहां जाएंगे। दल के तरफ से भी, मुसलमान होने के नाते भी, और जो संविधान में विश्वास रखता है, संविधान बचाने वाले, हम आपके इससे अपील भी करते हैं कि सारे लोग को वहां, जब हम खुद उस दिन धरना पे थे जिस दिन लालू जी, तेजस्वी जी रमजान में हम लोगों का धरना था वक्फ बोर्ड को लेके गर्दनी बाग में, वहां भी आए थे। तो सारे वक्त पे मेरे मनोज झा राज्यसभा में, माननीय सांसद औरंगाबाद अभय कुशवाहा जी को देख लीजिए, सारे लोगों ने विरोध किया है। आपको समय समय पर वक्फ बोर्ड को लेकर के आवाज उठाते हुए देखा गया है। आप वक्फ बोर्ड क्या है, कैसे समझिएगा? देखिए, वक्फ बोर्ड समझाने के लिए बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम इतना समझाना चाहते हैं कि ये चीज मेरी है, इसके मालिक हम हैं, मेरी निजी प्रॉपर्टी है। मेरे लोगों ने, मेरे परिवार, मेरे बाप दादे परदादे, नाना नानी परनानी, मेरे पूर्वजों ने उस अल्लाह के नाम पे, जिसको हम मानते हैं, दान दिया कि इसके से जो भी फायदा होगा, जो भी बेनिफिट होगा, गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए, बेसहारों के लिए, तालीम के लिए, शिक्षा के लिए, अस्पताल के लिए, इलाज के लिए, तो मेरी चीज जब है तो आप इसमें कानून बना के या कानून बना के इधर या उधर, इसमें डीएम रहेंगे और उसमें एसपी रहेंगे, करने की क्या जरूरत है? तो आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने सही तरीके से वक्फ बोर्ड का इस्तेमाल किया, मुसलमानों को कोई फायदा पहुंचाया वक्फ बोर्ड के इससे? वो तो मेरा पर्सनल मामला है। फायदा मेरे घर से मेरे फायदा हुआ कि ना हुआ ये तो हम समझेंगे, लेकिन मेरा घर आप कौन होते हैं लेने वाले? लड़ाई तो इस बात की है। सरकार अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संस्था द्वारा अगर सही काम नहीं किया जा रहा है, तो सरकार उसको अपने ढंग से अपने अंदर लेती है कि उसका सही तरीके से कार्यकाल हो। तो वक्फ बोर्ड को सरकार, भाजपा की सरकार ऐसा कहती है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी सही मुसलमानों के हक तक नहीं पहुंच पा रही, या उसका फायदा मुसलमानों के पास नहीं पहुंच पा रहा है। इसीलिए वो चाहती है कि वो सरकार के अधीन हो जाए और उसका फायदा उन गरीब मुसलमानों तक पहुंचे। भाजपा बताना चाहती है कि मुसलमानों की हमदर्द है, तो इस पर तो पूरी दुनिया जानती है कि किसकी हमदर्द है। इस पर आप क्या बोलते हैं? देखिए, भाजपा ना मुसलमानों की हमदर्द है ना हिंदुओं की हमदर्द। जी, भाजपा अगर रियल में हमदर्द है तो अंबानी और अडानी की। ये सब तो प्लान है यार। आप लोग देखिएगा कि आगे चल के वक्फ बोर्ड से किसको फायदा होगा। वक्फ बोर्ड से फायदा अंबानी और अडानी को और गुजरातियों को पहुंचाने के लिए ये सारा प्लान है। क्योंकि गुजरातियों की सरकार है, अंबानी और अडानी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी तो कठपुतली है, जो वो बोलता है वो होता है। आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड वापस होगा, या आपकी पार्टी अगर सरकार में आती है तो आप अपने प्रदेश में, बिहार में कम से कम वक्फ बोर्ड बिल्कुल कानून लागू नहीं होने देंगे? नहीं होगा इंशाल्लाह। ये बात आप कहते हैं? एकदम कहते आपकी हैं, पार्टी की तरफ से? मेरे नेता भी कहते हैं। अच्छा, घाटी के बारे में कुछ सवाल है।
सरघाटी में बढ़ते हुए क्राइम, यहाँ की प्रशासन से जो चूक हुई है, या क्या आप बढ़ते हुए क्राइम के लिए प्रशासन को जिम्मेदार मानते हैं? यहाँ के प्रशासन को जिम्मेदार मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, 100% मानते हैं। पुलिस प्रशासन अगर चाह जाए जी। तो क्राइम करना क्या, क्राइम के बारे में सोचना भी दुश्वारी हो जाएगा। ख्याल भी ला नहीं सकता क्राइम करने वाला लोग। तो पुलिस तो जो काम करना चाहिए वो कहाँ करती है। आए दिन शेरघाटी ऐसे छोटे शहर में लूट-पाट, रेप, मर्डर, अलग-अलग तरीके का क्राइम, शराबबंदी का उल्लंघन करना, ये सब तरीकों का क्राइम हो रहा है। तो इसके लिए शेरघाटी की प्रशासन कितना ज़िम्मेदार है और आप क्या मानते हैं कि इसको किस तरीके से सही करें? शेरघाटी की प्रशासन इसके लिए 100% जिम्मेदार है। हम शेरघाटी के प्रशासन से मांग करते हैं कि भाई पुलिस प्रशासन अगर चाह जाए तो क्राइम नहीं होगा, लेकिन क्राइम का दूसरा पहलू है। जी। क्राइम अगर हो जाए, क्योंकि पुलिस हर जगह खड़ी नहीं होती, हम लोग बात करते करते कोई क्राइम कर दे, लेकिन क्राइम क्रिमिनल को पुलिस पकड़ती कितना है, कानून का भय कितना है, वो जरूरी है, वो इम्पोर्टेंट है। तो हमको अभी तो नहीं लग रहा, बिहार में तो रोज रोज हत्या, बलात्कार, लूट आम हो गया है। आप शेरघाटी के बड़े विपक्ष के नेता माने जाते हैं, क्योंकि आपकी पार्टी का सिर्फ यहाँ विधायक है। पार्टी आपकी केंद्र राज्य में सरकार में नहीं है। वैसे भी आप बड़े विरोधी नेता माने जाते हैं यहाँ के। तो आप इन क्राइम को रोकने के लिए क्या प्रशासन के साथ मिलकर कोई ऐसा काम किया है आज तक? ये क्राइम ना ही नहीं होना चाहिए या देखिए, क्राइम को रोकने के लिए हम लोग प्रशासन के से अपील करते रहते हैं। जब भी मीटिंग हुई या शांति समिति की बैठक हुई, बहुत सारे बैठक में हम लोग जब शामिल होते हैं, तो जो मुद्दा है शेरघाटी का, हम लोगों का काम है बताना, मानना, उसके पे अमल करना प्रशासन का काम है। तो ऐसा कभी होता भी, जो बताया उसके पे देखा भी गया। आप प्रशासन की नाकामी बता रहे हैं। आपके आलोचक का कहना है कि पुलिस प्रशासन के साथ आपका साथ है। आलोचक तो बहुत सी बात बोलते हैं, आलोचक को कहने से क्या हो जाएगा। 60 और गांठ तो माफिया लोग का होता है, अच्छा। जो बहुत सारे माफिया का है। जी। हम लोग खुली किताब हैं, हम लोग अगर प्रशासन से बात भी करते हैं तो वायरल हो जाता है। मेरा बहुत सारा वीडियो है जो हम बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, जी। तो वायरल है। तो हम लोग प्रशासन को, जो अपने लोगों की बात होती है, जहां पे लगा कि आप प्रशासन गलत कर रहा है, उसको बताने का काम करते हैं। इससे ज्यादा कभी कोई हम लोग को फालतू कहीं देखा है क्या कि जाके बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं या चाय पिला रहे हैं? कोई नहीं बता सकता है। आपके गाँव में, आपके इर्द-गिर्द बहुत सारे ऐसे माफियाओं का गठन है, जैसे भू माफिया है, बालू माफिया है, एनएच के माफिया अलग-अलग हैं, जो पुराने ट्रक्स को मतलब अधिग्रहण करके बेच दिया करते हैं। ऐसे-ऐसे अलग तरीके का बहुत सारा केसेज़ आ रहा है आपके गाँव के इर्द-गिर्द। उस पर आप क्या ख्याल रखते हैं और प्रशासन को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक बात बता दे रहे हैं कि ये सब काम है प्रशासन को देखने का। बालू माफिया या भू माफिया या गाड़ी घोड़ा वाले लोग हैं, या बहुत सारे क्राइम हैं, लेकिन हम लोग जो हैं, अगर किसी के क्राइम से किसी को नुकसान पहुंचता है, किसी गरीब को नुकसान पहुंचता है, किसी गांव को नुकसान पहुंचता है, सड़क को नुकसान पहुंचता है, तो हम लोग खड़े हो जाते हैं। तो ये काम तो पुलिस प्रशासन का देखना चाहिए, माफिया लोग पे शिकंजा लगना चाहिए। कुछ दिनों पहले की बात है, अनवर खान का हत्या हुआ। आप किस तरीके से इसको देखते हैं? वो चर्चित हत्याकांड बना अनवर खान हत्याकांड। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? कितना गलत मानते हैं? देखिए, अनवर भाई की जो हत्या हुई, तो उसमें हम बहुत बढ़ चढ़ के आंदोलन में थे। सड़क पे हम ही बैठे थे, हम मांग करते थे, करते हैं और करते रहेंगे कि अनवर के हत्यारे को सजा मिलनी चाहिए। जी। क्योंकि अनवर भाई कोई माने वैसे आदमी नहीं थे जिससे लोग को दुख हो। सबके चहीते थे, सबके अपने थे, सबके प्यारे थे। आज उस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत में मुकाम अता करे। जी। लेकिन उनके जो हत्यारे सही लोग हत्या किए थे, आज भी बरी हैं। कानून फेलियर है, प्रशासन की नाकामी मानते हैं? प्रशासन की 100% नाकामी मानते हैं, 100%। और बोलिए तो 1,000,000% मानते हैं, 1,00,000% मानते हैं। जो असली हत्यारा था वो घूम रहा है, बाकी तो खाना पूर्ति हुआ है।
क्या लगता है आपको प्रशासन क्यों दबाव में आ जाती है इन माताओं के, इन गुंडाओं के हाथ कैसे कठपुतली बन जाती है? नीतीश जी का जो राज है न, जी। ये जनता का राज नहीं है, ये नेताओं का राज नहीं है, ये प्रशासक जो लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन्हीं का राज है। और चढ़ावा चढ़ता है तभी पदाधिकारी का कलम चढ़ता है। ये बात कहा जाता है और बड़ी सुनी गई है कि बिहार में प्रशासन का ही सरकार है और प्रशासन मुखिया नीतीश कुमार को अपना कुछ पहुंचाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। इस बस। बात में कितनी हकीकत है? 100% है। बिना एक आदमी को ला दीजिए और बता दे कि बिना पैसा दिया हुआ कोई का भी काम हुआ हो, चाहे वो सीओ हो, बीडीओ हो, कर्मचारी हो, नीचे स्तर से एसडीओ हो, डीएसपी हो, डीएम हो, कोई ऐसे भी अधिकारी बिना पैसा के काम करते हैं, उनका कलम हिलता है, कोई ऐसे भी। तो जिसका जो अनवर भाई दुनिया से चले गए, केस उलझ गया, जिसकी पैरवी रही, पैसा रहा, वो बच गया। अनवर खान के दोनों बेटों को जेल में बंद रखा गया है, गिरफ्तार किया गया है। किस नजर से देखते हैं आपको? फंसाया गया है? देखिए, तो पुलिस का काम है। हम तो इतना जानते हैं कि पुलिस ने उनको पकड़ा है, न्यायालय से उबरी हो जाएंगे। जैसे अभी शेरघाटी में बढ़ते हुए क्राइम है, जैसे फोटू खां पर कोर्ट के परिसर में गोली चल जाना, एक पुलिसकर्मी का घायल हो जाना, या एक निर्दोष भोलू खां जो एक निर्दोष लड़का था उसका मर्डर हो जाना। तो ये जो बढ़ता हुआ क्राइम शेरघाटी में देख रहे हैं आप, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं, कितना सही है? पुलिस की नाकामयाबी है ये। पुलिस को समझना चाहिए कि कोर्ट परिसर में गोली चल रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो पुलिस को समझना चाहिए ना कि सरकार का इकबाल गिर चुका है, सरकार कहीं पे नहीं है, अंधी नगरी चौपट राजा, नीतीश जी का दिमाग घसक चुका है। सरकार जैसे कुछ आईपीएस लोग चला रहे हैं, आईएएस लोग चला रहे हैं, चल रहा, कोर्ट में चल जाए गोली। भोलू का जो आपने बोला, मेरा बहुत अजीज था, वो मेरे गांव का था, बहुत अच्छा लड़का था, निर्दोष था, कहीं से उसका कोई मतलब नहीं था। उसके साथ गलत हुआ, नाइंसाफी हुआ, उसके परिवार के साथ गलत हुआ। नशा मुक्ति की चुनौती मानते हैं आप? नशा है आपके आसपास क्षेत्र में? आपके गांव में ऐसा कहा जाता है, पूरे शहर में फैला हुआ है कि वसीम साहब का गांव हमजापुर नशे का अड्डा है। आपको याद दिला दें, 1 साल 1.5 साल पहले की बात है, मुदस्सिर इमाम का इसी नशा के चक्कर में मर्डर तक हो गया। उस पर कुछ सुनवाई हुई, कुछ आगे बढ़ा? देखिए, हमजापुर जो है, जी। हमजापुर के बारे में जानना बहुत जरूरी है लोगों को। हमजापुर है क्या? हमजापुर हमजा शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से है। हमजापुर कमर अली सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह यहाँ है, जो हिंदुस्तान के नामी गिरामी वलियों में सही बात है। कमर अली सुल्तान रहमतुल्लाह, कौस हमजापुरी का गांव है हमजापुर, नावक हमजापुरी का गांव है हमजापुर, अफसर हमजापुरी। हमजापुर दानिश्वरों का गांव है, पढ़े लिखे लोगों का गांव है। हमजापुर बहुत कदीमी गांव है, बहुत पुराना। यहाँ के जितने लोगों का नाम, सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो कम से कम 50 मील दूरी पे, दाएं बाएं पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण जिधर भी जाइएगा तो इतिहास मिलेगा कि हमने हमजापुर के फलां साहब से पढ़ा है। सही बात है। तो हमजापुर एक तालीम का गहवारा रहा है। यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, जो पुराने लोग हैं, उन लोगों ने लोगों को तालीम दिया है, तालीम बांटा है। हमजापुर नशा का अड्डा बनाया गया है। किसका हाथ लगता है? हमजापुर जब नशा का अड्डा बना तो कुछ लोग ऐसे लोग यहाँ पे हैं जो लोग हमजापुर के नहीं। जी। मान लिया जाए कि रेंटर लोग रेंट पे आके रह रहे हैं, बंगाल से आके यहाँ लोग ठहर के फेरी कर रहा, यूपी से आके लोग यहाँ बिरयानी बेच रहा, तो वो हमजापुर का तो नहीं हो गया। वो कुछ क्राइम करे तो वो हमजापुर का तो नहीं है। इमामगंज का आदमी जा रहा है हमजापुर में गोली चला के चला जा रहा, तो हमजापुर का तो वो नहीं है। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो लोग यहाँ रह रहे हैं, ठहर रहे हैं, वो हमजापुर को नशे के चपेट में मेरे भोले भाले नौजवान बच्चों को लाना चाहते हैं। उनके खिलाफ हम लोग आंदोलन किया था। आप ये मानते हैं कि हमजापुर की जो नए निवासी हैं, जो हमजापुर में आकर बस रहे हैं, वो इन सारे बुरी चीजों के लिए जिम्मेदार है? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं, ये हम कहा मान रहे हैं।
हमजापुर को बदनाम करने के लिए कुछ लोग ऐसे हैं। हम तो बताया मिसाल के तौर पर कि बाहर से लोग आके यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं नशा का, होटल कर लिए हैं उसके में नशा का सामान बेच रहे हैं। जी बाहर से लोग आके यहाँ पे पान दुकान कर लिए हैं उसमें नशा का सामान बेच रहे हैं। बाहर के लोग यहाँ पे आके रेंट पे रह रहे हैं उसमें नशा का सामान बेच रहे हैं, या खुद नशा कर रहे हैं, या खुद नशा कर रहे हैं, या यहाँ से गुजर रहे हैं, यहाँ के लोगों से दोस्ती कर लिए। ऐसा नहीं है कि बाहर के लोग यहाँ जो बसे हैं या यहाँ जो है नई आबादी हुई है वो नशा का काम कर रही है। जो लोग हमजापुर में मकान बना लिए हैं, जो लोग रहते हैं वो मेरे निवासी हैं, मेरे गांव के हैं, मेरे अपने हैं, मेरे भाई हैं। जी वो बाहर के कैसे हो गए? बाहर का कौन है इसको पहचानने की जरूरत है। जी बिल्कुल बताइए। जो मेरे गांव को आके नेस्तनाबूद कर रहा है, मेरे बच्चों को आके नशे की चीज दे रहा है। आपको पता होना चाहिए मुदस्सिर इमाम की जब हत्या हुई सासाराम में, तो मैं 2 बार 3 बार गया, वहां के डीएसपी से बात किया, वहां के सिटी एसपी से बात किया, वहां के एसपी से बात किया, वहां के इंस्पेक्टर से बात किया। तो आप पता कर लीजिए कि नशा का बहुत बड़ा गिरोह है सासाराम, मोहनिया, कुदरा, अफीम का, ड्रग्स का। और वो लोग लाके हम लोगों के इलाके में बेचता है। हम लोगों ने उस गिरोह को पकड़वाने का काम किया, उसमें कुछ पकड़े भी गए, कुछ बंद भी हुआ। तो नशा किसी समाज के लिए बेहतर नहीं, किसी इंसान के लिए बेहतर नहीं। जी बिल्कुल। हम यही कोशिश करते हैं और लोगों से अपील करते हैं। आज हो सकते नौजवान को तकलीफ होता है कि नेताजी हमको मना करते हैं, ऐसे बोलते हैं, लेकिन कल हो कि वही मेरा नाम लेगा कि मेरा अच्छा था, मेरा हमदर्द था। इसलिए नशा मत कीजिए, स्वस्थ रहिए, खेल के तरफ जाइए और अपने आप को पहचानिए, अपने आप को बनाइए। हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोगों ने अपना-अपना सवाल आपसे रखा है। तो हम चाहेंगे कम शब्दों में और कम बात में आप उन सवालों का जवाब दीजिए क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली आपसे सवाल किया है। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका नाम और उनका सवाल आपसे पूछा जाएगा। एक मगध मजलिस करके सोशल हैंडल है, उनका आपसे सवाल है, टिकट मिलने का कोई मामला हो तो बताइए, अपने नेता को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहिए। उनका ये सवाल है। सही बात बोले हम। जिस दल में आप रहिए वफादारी से रहिए। जी टिकट मिलने का हर कार्यकर्ता को उम्मीद रहता है, हमको भी पूरी उम्मीद है। अल्लाह ने चाहा तो हमको मिलेगा टिकट, हम चुनाव लड़ेंगे। सैयद मुबस्सिर अहमद एक सोशल मीडिया हैंडल है, जिनका सवाल है कि आपने कभी ऐसा डिसीजन लिया है जो आपको सही लगा और आप सही से जनता को समझा नहीं पाए? मतलब उनका सवाल है कि आपकी नेतागिरी में आने का, आप नेता बनने का ऐसा कोई डिसीजन लिए हैं कि आप आए तो लेकिन लोगों को समझा नहीं पाए कि हम यहाँ के एक युवाओं के नेता हो सकते हैं या इस तरीके का? लोगों को आपके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। बहुत बार ऐसा होता है, जी एक बार नहीं अनेक बार हुआ। हम जो बोलना चाहते हैं वो आप नहीं समझ पाते हैं, आप जो समझाना चाहते हैं हम नहीं समझ पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। देखिए, कोई ऐसा काम अगर दिल की साफगोई से किया जाएगा तो आपको आज ना कल आवाम भी समझ लेगी और आप खुद जो अच्छा करना चाहते हैं उसको अच्छा ही समझा जाना। जी। नासिर हुसैन है, एक सोशल मीडिया हैंडल यूज करते हैं, हमजापुर में बिजली की समस्या है, बार बार खराब होती है, आप इसके लिए कोई कड़ा संदेश देना चाहें? पहले भी आपसे बातचीत में बताया है जी कि तेज हवा या थोड़ा सा तूफान आ जाए तो 2-2 दिन बिजली हम लोगों के यहाँ से गुल हो जाती है, जी या ट्रांसफार्मर उड़ जाए तो हम लोगों के यहाँ 2-2 दिन बिजली नहीं आती है। तो बिजली विभाग को, सरकार को इस चीज पे ध्यान देना होगा। सबसे पहले तार जर्जर है, जी वायर जो है उसकी स्थिति सही नहीं है और बिजली का बिल अनाप शनाप आ रहा है। इससे गरीब बहुत परेशान है। लोग आते हैं, बिजली विभाग के लोग, सरकार का उनको आदेश रहता है, वो एफआईआर भी करते हैं, फाइन भी करते हैं। तो सरकार को सबसे पहले बिजली में सुधार करने की जरूरत है और वो तार जर्जर है उसके पे ध्यान देने की जरूरत है। एक सोशल मीडिया हैंडल है वसीम नैयर के नाम से, ये आपको दुआ देते हैं, आपको कामयाबी की दुआ दे रहे हैं, आप इनको क्या संदेश देना चाहिएगा? इनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, अल्लाह इनको भी कामयाब करे। ये आपको मुसलमान को उभरते हुए एक बड़े नेता के उनके निगाह उनके निगाह में है, शुक्रिया। अबू गालिब के नाम से एक सोशल मीडिया हैंडल है, दोषी और निर्दोष का असल मानी क्या है, आप क्या समझते हैं, कौन दोषी कौन निर्दोष? देखिए, दोषी एक जान के गलती करना, जी
जान के गुनाह करना, वो गुनाहगार हुआ, वो दोषी हुआ। जी एक गुनाह अनजाने में हो जाता है, जी जो हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन हमको करने से तकलीफ किसी को हो जा रही, नुकसान किसी को हो जा रही। तो दो चीज को हम अलग अलग रूप से देखते हैं। जो आप गलती से कर बैठे हैं, आपको ये नहीं है कि हमको ऐसा करने से गुनाह होगा या बुराई होगा या हम दोषी हो। तो यही है, जान के जो करता है वो दोषी है, अनजाने में हो जाए वो अनजाने में हो जाए तो माफ के लायक है। जी एमडी फिरोज का एक और सवाल है, इनका पहले भी एक सवाल था। दूसरा सवाल है जो आपके गांव को लेकर के है, जहाँ आप रहते हैं हमजापुर गांव के बारे में है। आपसे शिकायत नहीं है उन्हें, लेकिन हमजापुर में बड़े बड़े नेता हैं, इसके बावजूद हमजापुर में एक जेल रोड के अलावा कोई रोड बना हुआ नहीं है। जेल रोड हुजरा से जो नीचे जाता है जेल की तरफ, नदी मुरहा नदी से सटा बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल। उसके अलावा कहीं भी हम नहीं देख सकते हैं। चाहे नीमा रोड हो जर्जर है, मजार रोड हो जर्जर है, नाली की समस्या है। किसकी गलती आप मानते हैं इसमें? देखिए, सबसे पहले कि हम किसी की गलती नहीं मानते हैं, जी लेकिन काम करने का इच्छा शक्ति होना चाहिए, काम करने की ख्वाहिश होनी चाहिए। हम जानते हैं कि मेरे यहाँ 3 बड़े पद पे जीते हुए, बिल्कुल जिला परिषद, प्रमुख ब्लॉक के प्रमुख मुखिया। और मुखिया। और ये काफी है तीनों के लिए कि ऐसे ऐसे सैकड़ों सड़क बना सकते हैं, जी लेकिन कौन कारणवश इन लोग नहीं बना पा रहे हैं, ये सवाल उनसे किया जाए तो बेहतर है। आपकी बात हुई है? हम तो बहुत बार बात किया है, और हम आपके माध्यम से भी मांग करते हैं। आप बोलते हैं, आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से बिल्कुल मांग करते हैं कि रोड में सुधार होना चाहिए। सुधार आना चाहिए, काम होना चाहिए, जो हिसाब से हम लोगों ने पंचायत प्रतिनिधि को बनाया है, जिताया है, इसीलिए। आपने कहा कि पंचायत के चुनाव में हमने मुखिया को सपोर्ट किया, प्रमुख को सपोर्ट किया। तो क्या आप ये नहीं समझते हैं कि आपके एक कहने पर उन्हें ये काम करना चाहिए, जबकि ये काम सामाजिक काम है? हम लोग तो रोज कहते हैं। तो क्या इस बार आप पंचायत के चुनाव में अपना दूसरा कैंडिडेट लाएँगे या फिर दूसरे देखिए, किसी को? पंचायत की बात पंचायत जब आएगा तब देखा जाएगा। हम लोगों के यहाँ, मेरे गांव में, इसके पहले जो मुखिया थे चुनचुन यादव जी, उन्होंने एक ईंटा नहीं लगाया, कोई काम नहीं किया। जी आज अगर कुछ काम भी हो रहा है तो ये मुखिया जी काम कर रहे हैं। एक और है वह सहयोग। इनका सवाल है, सरघाटी में स्पोर्ट्स पर ध्यान नहीं दिया जाता, खेल कूद पर ध्यान नहीं दिया जाता। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? सही सवाल है। यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि है, जी जितने सामाजिक लोग हैं, इसके लिए दोषी हैं। सारे लोगों को इकट्ठा होके, शेरघाटी एक बार खेल के एक दौर था जी कि जी खेल के नाम से जाना जाता था। यहाँ हाई स्कूल के मैदान में बराबर टूर्नामेंट होता था, बड़ी बड़ी टीम आती थी। हमको याद आता है मरहूम मसरूर आलम साहब का जमाना, वो खेल प्रेमी थे, उनका खेल से बहुत रुचि था। नेशनल क्लब, उन्होंने बनवाया था। हाँ, उसमें सारे लोग शेरघाटी थे, ना जात था ना धर्म था, सारे शेरघाटी वासियों का क्लब था। हम लोग छोटे थे उस टाइम, हम लोग देखते थे। फिर से एक क्लब बनाया जाए, सबको जोड़ा जाए, और वो खेल तो बहुत जरूरी है। और खेल में अब तो बहुत उसका मुस्तकबिल है, बहुत लोग आगे बढ़ सकते हैं अच्छे से, अगर कैरियर है, फ्यूचर है। तो ये कुछ सवाल थे सोशल मीडिया के, तो आपने बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया और बहुत अच्छा लगा। शेरघाटी से मिलता-जुलता एक सवाल है जो बहुत ही ज़रूरी है आज के दौर में, और आज के दौर में ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट पूरे बिहार के लिए है कि कुछ ऐसे पूंजीपति हैं, माफिया हैं, या फिर कुछ ऐसा काम करते हैं जिनसे उनके पास गलत तरीके से पूंजी आ रहा है, और वो पूंजी का इस्तेमाल करके वो राजनीति में आ जा रहे हैं, और जीतने के बाद वो उनका ना कोई विज़न होता है और ना कोई इरादा, जिस कारण वो काम नहीं करते हैं, जिसका खामियाज़ा जनता को भुगतना पड़ता है। इसको आप कितना सही मानते हैं? सबसे पहले हम इसके लिए जनता को दोषी मानते हैं। आवाम को ये बात समझनी होगी, और जब तक आवाम नहीं समझेगी तब तक उसका कोई काम नहीं होगा। हर का रास्ता है, हर का लाइन है, हर का एक फन है, हर का एक काम है। हम कौन काम करते हैं, जनता को इसको देखना चाहिए। अगर हम बिजनेसमैन बड़े हैं तो हम पॉलिटिकल कैसे हो सकते हैं? हम एक काम बिजनेस कर सकते हैं, सेकंड टाइम पॉलिटिक्स करेंगे। जी और सिर्फ हम पॉलिटिशियन हैं, मेरा पेशा है काम करना, राजनीतिक करना, मेरा नशा है राजनीतिक, मेरा नशा है जनसेवा, तो हम ही कर सकते हैं। एक्सपीरियंस है मेरे पास। होता क्या है कि बहुत सारे लोग आजकल
शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्राइम की दुनिया से भी आ रहे हैं, उनका बैकग्राउंड इतिहास है, कभी समाज से कोई मतलब नहीं रहा, खून बहाया लोगों का। आज बड़ा राजनीति के शौक जाग गया, चमचमाती गाड़ी ले लिए, 10 ठो लोग आगे पीछे वीडियो बनाने वाले हो गए, वो नेता हो। अब उनसे जनता जो उम्मीद रखा है, तो उनके पास जिस चीज का एक्सपीरियंस है वही चीज कर सकते हैं। हमको गाड़ी चलाना नहीं आता है, हमको स्टीयरिंग पे बैठा दीजिएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। जानवर वाले को नेता बनाइएगा, बालू वाले को नेता बनाइएगा, स्प्रीट बेचने वाले को नेता बनाइएगा, शराब का माफिया को नेता बनाइएगा, तो आप उससे उम्मीद क्या रखिएगा? तो जनता को ऐसे लोगों को नकारना चाहिए जो जनता के बीच में रहता हो, जिससे जनता आंख में आंख डाल के बात कर सकता हो, जिसका जनता हाथ पकड़ के काम कराने की क्षमता रखता हो, वैसे नेता को वोट देना चाहिए। जिनको ये पता नहीं कि इंस्पेक्टर क्या होते हैं, डीएसपी क्या होते हैं, एसपी क्या होते हैं, सिटी एसपी क्या होते हैं, उनको ये जानकारी नहीं, उनको आप एमएलए बना देते हैं, उनको आप प्रमुख बना देते हैं, उनको आप मुखिया बना देते हैं, उनको आप जिला परिषद बना देते हैं। तो गलती तो जनता की है। ऐसे लोगों के साथ सेल्फी लेते हैं जिनका कोई कैरेक्टर नहीं, ऐसे लोग नेता है, जिन्होंने कभी बगलगीर को नहीं देखा, जिन्होंने कभी अपने से किसी का भला नहीं किया। आप वैसे लोगों को नेता मानते हैं जो 1 किलो चावल देते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, एक तो दवा किसी के मुंह में खिलाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। जनता को समझने की जरूरत है। आपको समझना होगा कि आप कहां पे लोग हैं खड़े। हम किसी की आलोचना नहीं करते, हम अपनी दिल की बात बोलते हैं। हम हर वो नेता को एक्सेप्ट करना चाहते हैं जो गरीबों की बात करे, जो सच्चा नेता हो। अल्लाह ने कभी मौका हमको दिया तो हम ईमानदारी से लोगों का खिदमत करके दिखाएंगे। अब मेरी जितनी ताकत है, दिल पे हाथ रख के कोई भी बोले कि वसीम अकरम ने कभी रे भी बोला, किसी का दिल भी दुखाया। हम लोगों ने पैसा नहीं कमाया, इसीलिए नहीं कमाया कि मेरा कैरेक्टर सही रहे, लेकिन लगता है कि आवाम को पैसे ही वाले लोग पसंद है, चाहे उनका कैरेक्टर जैसा हो। जनता को जिम्मेदार मानते हैं इसलिए 100% इसके लिए जनता ही जिम्मेवार है। आपको देखना होगा। देखिए, इस जो बात हम कर रहे हैं इसको जरूर चलाइएगा। एकदम बिल्कुल। एमएलसी का चुनाव, ठीक है, धन बली लोग आते हैं, वार्ड सदस्य अपना वोट बेचते हैं जी, मुखिया अपना वोट बेच देते हैं। बोली लगता है कि जेडीयू वाले 5,000 दे रहे हैं, आरजेडी वाले 10,000 दे रहे हैं, निर्दलीय 12,000 दे रहे हैं। आप दे दीजिएगा। ऐसे आदमी के हाथ में स्टीयरिंग तो एक्सीडेंट होना ही है ना। आप कहां से उम्मीद रखते हैं कि मेरा काम हो? आप जब पैसा लेके वोट दिया तो आपका महत्व क्या है? आपने तो पैसा लेके वोट दिया। तो हम वैसे लोगों को और खास के युवा वर्ग के लोगों को कहना चाहते हैं कि पूरी जिंदगी क्राइम किया, पूरी जिंदगी जमीन कब्जा किया, इतिहास है एफआईआर का, जेल गए, सदियों जेल रहे। अब पश्चिम से पूरब से पश्चिम, मेरे विधानसभा में ऐसे कितने लोग हैं जो आज विधायक के उम्मीदवार बनते हैं। 4 डिसमिल जमीन को 44 डिसमिल लिखवा लेने वाले लोग, गरीबों का आप बददुआ लेने वाले लोग, आज उनके पास क्या है? तो चमचमाती हुई गाड़ी है, सोने का सिकड़ी है, 2 ठो बॉक्सर है। जनता उसके पीछे दौड़ रही है, सेल्फी लेना चाहती है। वैसे लोग आपका टेलीफोन कभी नहीं उठाएंगे। आप याद रखिए, आप नेता चुनिए जो आपके बीच में रहता हो, जो बाइक से भी आपके दरवाजे पे पहुंच जाए, जो पैदल भी आपके दरवाजे पे पहुंच जाए, जो साइकिल से भी आपके दरवाजे पे पहुंच जाए। आप वैसे लोग को चुनिए। हर धर्म में वैसे लोग के लोग हैं, अच्छे लोग हर जगह हैं। इन्होंने पूरी जिंदगी राजनीति करके, सेवा करके अपनी जिंदगी बिता दिया। उनका काम रहा सिर्फ लोगों का काम करना, लोगों का दुख बांटना। बड़ी बड़ी बाउंड्री यहां है, आज वो नेता बन रहे हैं। जाके पता कर लीजिए आप लोग नौजवान लोग हैं। हम किसी से डरने वाले लोग में से नहीं है, किसी से नहीं, सिवाय अल्लाह के।
हम तो खुल के बोलने वाले लोग। आज कहां पहुंच जाएगा मेरा शेरघाटी? आप ऐसे लोग को पहचानिए। कोई आ रहा तो हम यहां से आ रहे हैं, कोई शेर आ रहा, कोई बाघ आ रहा, कोई ये आ रहा। शेरघाटी, शेरघाटी के लोग लड़ेंगे। शेरघाटी का बेटा विधायक होगा इंशाल्लाह। शेरघाटी के लोग यहां से रहेंगे। आने वाला दिन देखिएगा। और अगर बात नहीं लोग समझा तो फिर ऐसा ही सवाल जवाब होता रहेगा, काम नहीं होगा। काम नहीं होगा। चुनाव का दौर स्टार्ट होता है, कैंडिडेट लोग पैसा बांटना स्टार्ट कर देते हैं, इससे आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। पैसा वाले लोग कभी नेता हो ही नहीं सकते। जनता को समझना होगा। जी। वो पैसा के बल पे राजनीति करते हैं। और हर दल में, मेरे राष्ट्रीय जनता दल में नहीं, मेरे से ज्यादा भाजपा में। भाजपा में और है। भाजपा में तो बहुत ज्यादा है। जी। आपके लोग ऐसा कहते हैं कि भाजपा करप्ट लोगों से बनी हुई पार्टी है, तो 100% है। उस गृह मंत्री करप्ट है, अमित शाह। आप बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। तड़ीपार है। हम इल्जाम क्या लगाएंगे? पूरी दुनिया जानती है इस बात को। हम लोग क्या इल्जाम लगाएंगे? अच्छा, इलेक्शन के टाइम पर ऐसा भी होता है कि एक आदमी खड़ा हो जाता है कि मेरे पास 100 वोट है, 200 वोट है। नेता उस पर भरोसा करके जन जो पैसा बांटने वाली बात है, पैसा जनता तक भी ना पहुंचता है, उसी के अंडर में रहता है और वो दलाली का काम करता है, ब्रोकरी का काम करता है। इसको आप क्या देखते हैं? इसमें सच्चाई है या फिर कहनी सुनी बात है? देखिए, कहीं से कोई ऐसी सच्चाई नहीं है। हम लोग बहुत जमाने से देख रहे हैं, बहुत से का चुनाव देखा, बहुत आगे पंक्ति में रह के चुनाव को देखा है। ऐसा किसी को खाने के लिए या किसी को घर बनाने के लिए या कपड़ा बनाने के लिए नहीं दिया जाता है। एक प्रक्रिया है चुनाव में। ऑफिस है तो ऑफिस है, गाड़ी 50 ठो दौड़ रही है, बाइक दौड़ रहा है, उसमें पेट्रोल भरा देना, ये है वो। कार्यकर्ता जो होते हैं वो बेचारे सबसे अच्छे लोग होते हैं। जी। वही रीढ़ होते हैं पार्टी के, जी, वही अपने नेता को बढ़ाते हैं, और सबसे ज्यादा बेचारे वही बदनाम होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, इतना वक्त आपने दिया और हर एक सवालों का हमारे बेबाकी से जवाब दिया। तो अब हम चाहते हैं कि इस पॉडकास्ट का को खत्म करें। उससे पहले एक छोटा सा रैपिड फायर होगा। आपके जीवन का रोल मॉडल? पहले भी बताया, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी। आपकी पसंदीदा किताब? कुरान फिल्में देखना पसंद है आपको? पसंद है। कौन सी फिल्में हैं? सामाजिक फिल्म हो जिससे समाज को कुछ मिले। एक फिल्म बताइए जो हमारे नौजवान देखें भाई आपके कहने पर। हम तो बहुत सारी फिल्में देखा है। फिर भी एक बताइए कोई जो एक। आपका एकदम दिल के करीब है, जिसको देख के आपको लगा कि नहीं बहुत बढ़िया फिल्म है। बहुत अच्छी फिल्म है हम साथ साथ हैं। उससे पारिवारिक फिल्में पारिवारिक अच्छी फिल्म है, जी। उसको आपके देखना चाहिए। आपके जिंदगी का सबसे यादगार पल क्या है? कौन सा? सबसे यादगार पल है जब मेरा निकाह हुआ था, जी, तो बिल्कुल सबसे खुशी वाला दिन था वो। सही। ये आपकी वाइफ भी देखेंगे पॉडकास्ट, तो बहुत खुश होंगी। अगर आप नेता ना होते तो क्या होते? हम नेता ना होते तो क्या होते, ही तो अल्लाह को मंजूर था। फिर भी आप कैसे? आप क्या आपको हम क्या बिजनेसमैन होते हैं। हाँ, बिजनेस करना चाहिए लोगों को। तो ये पॉडकास्ट अब खत्म होता है, तो यही है कि आपको पॉडकास्ट ये कैसा लगा और शेरघाटी के नौजवानों और युवाओं को और हमारे व्यूवर्स को कौन सा स्ट्रांग और महत्वपूर्ण एक संदेश आप देना चाहते हैं जो सबके लिए हो? हम बार बार बोलते हैं, सबसे पहले कि आपका जितना प्रोग्राम है, आप लोग पहला बार चालू किया ये और शेरघाटी हमको हमारे- चुना, जी। इसके लिए सबसे पहले शुक्रिया। आप इस लायक हमको समझा। दूसरी बात है कि आप लोग भी मेरे अपने हैं, घर के हैं, अजीज हैं। हम अपने तमाम लोग से पूरी जिंदगी में हमने फील किया अपने आप को, और अल्लाह के करम से जो भी मेरे पास तजुर्बा है, हम अपने लोग से, हर एक इंसान से, खास के अपने शेरघाटी के नौजवान से कहना चाहते हैं कि कभी जिंदगी में किसी से कोई उम्मीद मत रखना, और खुद को खड़ा करने की कैपेसिटी पैदा करो। जी। जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानिएगा, अपने आप को खड़ा नहीं कीजिएगा, आपके साथ कोई नहीं होगा। आपका टैलेंट, आपकी क्षमता ही आपको आगे पहुंचाएगी, और आपकी मेहनत, और जिस चीज में आपकी रुचि है उसको मन से 100% दीजिए। इंशाल्लाह आप कामयाब होइएगा। एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, मिडिल ईस्ट के वार को आप किस तरीके से देखते हैं? चाहे इसराइल का गाजा पे जुल्म करना, अमेरिका का ईरान पर भी हाल ही में अटैक करना, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मिडिल ईस्ट का जो मामला है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अगर आतंकी मुल्क हम किसी को समझते हैं, पूरे दुनिया का सबसे, पूरी दुनिया को अगर किसी से नुकसान हो रहा है तो उसका नाम अमेरिका।
अमेरिका को चाहिए कि सब लोग को मिलजुल के अमेरिका को छोड़ देना चाहिए। मोदी जी तो सर दोस्त मानते हैं ट्रम्प को। बिना दावत के पहुंच जाते हैं। मोदी जी तो जितना हल्का कर दी ना हम लोगों को। ट्रम्प बोला नरेंद्र सिलेंडर, सिलेंडर हो गई। मोदी जी की तो बात अलग है, सिलेंडर पार्टी है, सिलेंडर हो ही जाते हैं। इनके नेता आजादी की जब लड़ाई हो रही थी तो अंग्रेजों के सामने भी सिलेंडर किए थे, तो नेचर तो उनका मिलेगा, इतिहास है, इतिहास है सिलेंडर होने का। बहुत बहुत चलिए, शुक्रिया बहुत शुक्रिया आपका। आपका। एक आखिरी चीज हम लोग जिससे पॉडकास्ट करते हैं तो ये हम लोगों की नीत है कि उसके साथ एक सेल्फी होना चाहिए और इसको हम लोग खत्म करें। तो ये हमारी एक सेल्फी का एक छोटा सा मुहिम है भाई, जिनके साथ हम पॉडकास्ट करें उनके साथ एक सेल्फी है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस पॉडकास्ट को इतना इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, सारे सवालों का बेबाकी के साथ जवाब देने के लिए।